हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, जो कि 4 चैप्टर से लिए गए हैं। ये 4 चैप्टर कौन कौन है जिनसे कि जुड़े हुए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड फर्स्ट चैप्टर होगा, जिस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। द आर्टिस्ट, द ए चाइल्ड इज बोर्न, और जो चौथा जो चैप्टर होगा वो हाउ फ्री इज द प्रेस। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग इस 4 चैप्टर से जुड़े हुए 20 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम्स होने वाला है, फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये जो 20 सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल एकदम मतलब लड़ाता है, एकदम हूबहू लड़ा देता है, बिना कोई परिवर्तन किए लड़ा देता है। इसमें 20 सवाल में बहुत हद तक आपके सवाल लड़ने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो आप अपने ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर करें। चलिए, तो फर्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, हु रॉट द पीस व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। एक फेमस किताब है, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। ठीक है, बर्टन रसेल है, सिगा नाओया है, डोरथी एल सेयर्स है, और पर्ल एस बक है। पूछा गया है कि इसमें 4 में कौन से राइटर हैं व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, है ना, ये किताब का नाम है। चलिए, अगर बर्टन रसेल किया है, अगर आंसर अगर आपका बर्टन रसेल है तो आप सही हैं। बाकी जो ऑप्शन बी, सी और डी गलत है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। बर्टन रसेल एक बहुत बड़े हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, फिलोसफर, मतलब बहुत बड़े 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। ठीक है ना, इनका बहुत ज्यादा फील्ड में इनका योगदान है। ये हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एक रिफॉर्मर भी थे, ये बहुत कुछ थे। ठीक है ना, तो उनका एक बहुत फेमस किताब है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। इसके अलावा उनके और भी बहुत सारी किताबें हैं। चलिए, नंबर सवाल 2 में कह रहा है क्या, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली मीन, तो हमारा क्या तात्पर्य होता है। फ्रीडम इन ए सेंस, मतलब किस हमारा जो मतलब हम लोग अधिकांश मामलों में हम लोग अक्सर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द स्पीच। तो इसमें फ्रीडम का मतलब क्या है ना, तो वी यूजुअली मीन फ्रीडम, हम लोग जो फ्रीडम लेते हैं किस सेंस में लेते हैं, ब्रॉड सेंस में, लीगल सेंस में, टेक्निकल सेंस में और सोशल सेंस में, किस सेंस में फ्रीडम को हम समझते हैं। तो उसका राइट आंसर होना चाहिए सी, है ना। टेक्निकल सेंस में हम लोग फ्रीडम शब्द को लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। पूछा गया है कि बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया था। आपके स्क्रीन के ऊपर है, ऑप्शन ए में 1956, बी में है 1952, सी में है 1950 और डी में है 1953। बच्चों, इसका राइट आंसर जो होने वाला है ना वो 1950 होने वाला है। 1950 में, है ना, बर्टन रसेल को लिटरेचर के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 3 का राइट आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। आइए नंबर 4 में, बर्टन रसेल बिलोंग्ड टू, बर्टन रसेल, है ना, किस देश से संबंध रखते थे। इटली से, जर्मनी से, ब्रिटेन से और अमेरिका से। बहुत आसान सवाल है, ये सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम्स के ये सवाल हैं, और प्रीवियस एग्जाम्स के सवाल में से इनको पिकअप किया गया, उठाया गया है। आप इनको जरूर एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, निश्चित तौर पर ये हूबहू पूछे जाने वाले सवाल हैं। कई बार तो पूछा गया है डेफिनेटली, और इस बार भी चांस है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी प्रायिकता, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सवाल रिपीट होने की। तो चलिए, बर्टन रसेल जो बिलोंग करते थे किस देश से, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ब्रिटेन। ठीक है ना, वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। चलिए, यानी कि 4 का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, वन डे सेबे, है ना, वाज कॉट रेड हैंडेड, है ना। सेबे पात्र हैं, पात्र का नाम है सेबे, द आर्टिस्ट के ये पात्र हैं सेबे। तो इनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया बाय हिज टीचर, है ना। तो वो टीचर क्या पढ़ाते थे, किस टीचर द्वारा, है ना, उनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सवाल का भाव ये है। चलिए, हिंदी टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, इथिक्स टीचर और साइंस टीचर।
इसका राइट आंसर होना चाहिए इथिक्स टीचर। इथिक्स की क्लास में जो सेबे है ना, वो गुआर्ड एक होता है जिसको आप एक कोहड़ा के समान, कद्दू के समान होता है, उसमें वो क्या होता है कि इसका जो फल का नाम है वो गुआर्ड है ना, वो कद्दू मतलब वो कोहड़ा का मतलब आप ऐसा समझ के प्रजाति का वो फल होता है। वो अंदर उसको सुखा दिया जाता है, फिर वो एक बर्तन का काम करता है, उसको खाया नहीं जाता है एक्चुअली है ना, वो बर्तन का काम कर कंटेनर का काम करता है। तो वो गुआर्ड के बहुत बड़े शौकीन थे सेबे, और सेबे इतना ज्यादा वो पैशनेट था ये पात्र गुआर्ड को लेकर के है ना, जिसके कारण वो क्लास में भी गुआर्ड का काम करता था। तो एक दिन इथिक्स के टीचर ने उसको पकड़ लिया गुआर्ड से काम करते हुए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइए नंबर 6 में करें क्या, इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक परंपरागत समाज में ए वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे प्रथम बच्चे के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। बट द वेस्ट, लेकिन ये ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात है कि जब एक वुमेन जब मदर बनती है तो वो अपने फर्स्ट बेबी के मदर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बट द वेस्ट, लेकिन पश्चिमी देशों में रिगार्ड इट, इस चीज को क्या माना जाता है कि बेबी के नाम से जाना क्या माना जाता है, गुड माना जाता है, अच्छा, बेनिफिशियल माना जाता है, लाभदायक, आउटरेजस, आउटरेजस माना जाता है मतलब कि अस्वीकरणीय, बहुत बुरा मतलब बहुत खराब, आउटरेजस मतलब होता है बहुत खराब। अंग्रेजी में साइनो कहें तो शॉकिंग, अंग्रेजी में साइनो कहें तो शॉकिंग, या अनएक्सेप्टेबल, या अनएक्सेप्टेबल मतलब ये आउटरेजस का मतलब है, ठीक है ना। आउटरेजस का मतलब है शॉकिंग, अथवा अनस्टेबल, और फनी का मतलब मजाकिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसको वेस्ट में क्या माना जाता है ना, बच्चे के नाम से एक मदर का प्रसिद्ध होना, जाना क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, आउटरेजस माना जाता है, बहुत ही खराब माना जाता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक वुमेन जब मदर बनती है तो मदर अब वो अपना नाम खो देती है, अपने पहचान को खो देती है, पहचान और नाम उसका बेबी से तय होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा 4 का आंसर, 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा, है ना, 6 का आंसर सी होगा। आइए नंबर 7 में, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबे's confiscated guard to an old porter who worked in the school is taken from। ये सेबी की जो कहानी है, ठीक है ना, जब उस टीचर उसको पकड़ता है इथिक्स के क्लास में, जब उसको पकड़ता है तो उसका गुआर्ड छीन लेता है, ठीक है ना, गुआर्ड उसका छीन लेता है, और छीन करके वहां के जो दरबान है ना, पोटर का मतलब दरबान भी होता है, पोटर का मतलब कुल भी होता है ना, जो गेट के आगे खड़ा रहता है वो दरबान होता है, और इसका एक अर्थ कुली भी होता है। तो यहाँ स्कूल में जो पोटर है उसका मतलब दरबान से है। तो द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबे's confiscated guard टू एन ओल्ड पोटर, एक ओल्ड पोटर बूढ़ा दरबान को दे देता है। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, तो जब्त किया हुआ, तो टीचर तो उसको जब्त कर लेता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। कन्फिस्केटेड का मतलब जब्त किया हुआ, जब्त किया हुआ। चलिए, तो कहने का मतलब है कि वो कन्फिस्केटेड गुआर्ड एक पोटर को दे देता है, हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता है, इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, ये जो पैसेज है ये कहां से लिया गया है। ए चाइल्ड इज बोर्न फर्स्ट ऑप्शन है, द आर्टिस्ट सेकंड ऑप्शन है, भारत इज माई होम थर्ड ऑप्शन है, और ए पिंच ऑफ स्नफ हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो ये जो गुआर्ड वाली बात है, सेबे वाली बात है ना, ये द आर्टिस्ट नाम के चैप्टर से लिया गया है, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 8 में, करेक्ट, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, तरीके कितने तरीके हैं, चाइल्ड बर्थ जो बच्चा का जो जन्म है, जन्म देना, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में उसके कितने तरीके हैं, तो बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया है मेनी एंड वैरिड, बी में दिया है फ्यू, सी में दिया है नन मतलब कोई रास्ता नहीं है, डी दिया है सब मतलब कुछ रास्ते हैं। तो जब स्टोरी की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वैरिड, है ना, आर मेनी एंड वैरिड, यानी कि हमारा 8 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 9 में, करेंगे सेबे वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गॉट अप, जैसे वो कहने का मतलब है कि सेबे जब उठता था तो वो किस चीज को वो देखने में लग जाता था, किस चीज को एग्जामिन करने में लग जाता था। तो सेबे का जो इंटरेस्ट एरिया था, उसका जो बहुत ही पैशन वाला जो एरिया था वो गुआर्ड था। गुआर्ड क्या होता है, जैसे कि अभी बताया हूँ,
है ना, एक फल एक कैटेगरी में आता है, एक फल के कैटेगरी में आता है ना, कद्दू नुमा होता है वो, कोहड़ा आप मान लीजिए कोहड़ा नुमा होता है, उसको लोग सुखा देता है, सुखा करके बीज वगैरह निकाल देता है, फिर वो एक बर्तन का काम करता है, उसको खाया नहीं जाता है, ठीक है ना, वही गुआड़ की कहानी है इसमें। तो सेबे वुड है ना एग्जामिन द है ना क्या गुआड़ से ना, ये पूरा कहानी जो है ना गुआड़ पर आधारित है, यानी कि 9 का आंसर जो होगा वो ई होगा, पेंटिंग नहीं, बुक्स नहीं और फूड नहीं। चलिए नंबर आते हैं 10 में, द टाइप ऑफ गुआर्ड्स दैट अपील्ड टू सेबे वाज, किस तरह के गुआर्ड अपील करते थे सेबे को, सेबे को अच्छा लगता था, किस तरह के गुआर्ड सेबे को अच्छा लगता था। अनपॉलिश्ड, जो कि पॉलिश नहीं किया गया है, पिक्यूलियर विचित्र, कि इवन एंड सिमेट्रिकल एकदम समरूप और बराबर, और ओल्ड एंड नार्ल्ड मतलब एकदम मुड़ा हुआ घुर्चियाया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना इवन एंड सिमेट्रिकल, है ना, इवन मतलब एक समान समरूप टाइप के जो गुआर्ड थे वो सेबे को बहुत अच्छे लगते थे। तो इसका मतलब है कि 10 का आंसर सी होगा। चलिए आते हैं नंबर 11 में, ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, एक महिला को किस चीज के दौरान है ना, किस चीज के दौरान बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। कस्टम्स एंड रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज, आप सिंपल भाषा में समझिए, और ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना। तो रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता है कि है ना, किस चीज के दौरान, एक वुमेन को किस चीज के दौरान है ना, उसके जो सोशल कस्टम्स हैं रिचुअल्स हैं ना, तो उसका वो पालन करती है, किस चीज के दौरान, शिक्षा पाने के दौरान, एजुकेशन, कुकिंग के दौरान, भोजन पकाने के दौरान, हैविंग बात नहाने के दौरान, और प्रेगनेंसी गर्भधारण के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ना कहा गया है चैप्टर में प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो एक वुमेन को कई तरह के रिचुअल्स और कस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वीमेन, कुछ औरतों की जो आवाजें हैं रेज्ड है ना, उठाई जाती है, आवाज उठाई जाती है या आवाज उठती है, इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, ये सुनाई नहीं देती है, जो चेतावनी के रूप में जो औरतों की आवाजें उठती हैं वो हमें सुनाई क्यों नहीं देती है। ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, समाज के समस्या के कारण हमें सुनाई नहीं देती है। इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है ना, मतलब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में सुनाई नहीं देती है। चलिए ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन, है ना, हमारे जो मशीन चलते हैं उनके मतलब धक 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 जो मशीन करता है उसमें ये आवाज सुनाई नहीं देती है। और इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रन, या हमारे बच्चों की चीख में आवाज दब जाती है, सुनाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स में जो औरतों की, कुछ औरतों की आवाजें जो है वो दब के रह जाती हैं, ठीक है, यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे, सीगा नाओया इज ए शॉर्ट स्टोरी टेलर, सॉरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, किस देश के ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। चलिए चाइनीज, जापानीज, मलेशियन और कोरियन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए जापानीज, इसका राइट आंसर होना चाहिए जापानीज। 13 का राइट आंसर जो होगा वो भी, ये एक जापान के बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका नाम था सीगा नाओया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, कह रहे हैं कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ, यानी कि कहने का मतलब है कि जानवरों को जो पालतू बनाया गया था, है ना, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू, आप पालतू बनाना, आप इसको सरल भाषा में समझिए, नाउन के फॉर्म में है ये, ठीक है ना। चलिए यानी कि जानवरों के पालतू बनाए जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का इन्वेंशन है, किस चीज का आविष्कार है, इन्वेंशन मतलब आविष्कार है, किस चीज के आविष्कार के बारे में कहा गया है कि ये जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर और रिलीजन। तो इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए एग्रीकल्चर, यानी कि जानवरों से भी, जानवरों को पालतू बनाए जाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था मतलब कृषि का कार्य था, मतलब कृषि का कार्य था। चलिए बच्चों हम लोग आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, बर्टन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए, बर्टन रसेल एक दार्शनिक थे, फिलोसफर का मतलब दार्शनिक थे, और दार्शनिक के अलावा और ये क्या थे। चलिए ऑप्शन दिया है, थियोलॉजियन धर्मशास्त्री, धर्मशास्त्री थे ये। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। चलिए इसके बाद मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे। चलिए और इसके बाद जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानिक थे। चलिए अब इसमें से कहना है कि वो फिलोसफर के अलावा और क्या थे,
तो जब बर्ट्रैंड रसेल का जब आप जीवनी पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि वो एक फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, है ना, और मैथमेटिशियन भी थे। इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 16 में। करे क्या, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गुआर्ड इज फ्रॉम। मतलब ये जो पैसेज है या एक्सट्रैक्ट है, खंड है, ये तो एक कहानी का खंड है। ये खंड किस कहानी से लिया गया है, किस कहानी से ये खंड बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए द आर्टिस्ट। इसका राइट आंसर होना चाहिए द आर्टिस्ट। 16 का आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए करे क्या, नंबर 17 में आइएगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जितने भी तकनीकी परिवर्तन होते हैं, कॉज ये उत्पन्न करते हैं प्रॉब्लम। जितने भी समाज में तकनीकी परिवर्तन होते हैं, ये किस तरह के प्रॉब्लम को जन्म देते हैं? सोशल, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल और पर्सनल। इसका राइट आंसर जो होगा वो सोशल होगा। ठीक है ना, ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं ये सब सामाजिक परिवर्तन को ये उत्पन्न करते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम को ये उत्पन्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 18 नंबर में। वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। कहाँ की जो औरतें हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जाना छोड़ दी हैं, है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय समारोह में वो नहीं जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय और कॉन्फ्रेंस मतलब समारोह, अब वो अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जाना उन्होंने बंद कर दिया है। किस देश की औरतों ने? सूडान, सूडानीस, इंडिया से इंडियन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तान से पाकिस्तानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सूडानीज वुमेन होगा। ठीक है ना, वो सूडानीज वुमेन होगा। 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 19 सवाल क्या कह रहा है? एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो प्रचार देने वाले होते हैं, ये न्यूज़पेपर को क्या योगदान करते हैं? किस मतलब प्रचार तो लेते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन फिर ये कहने का मतलब एडवर्टाइजर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो जो क्या करते हैं? एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स जो है वो न्यूज़पेपर के किस क्षेत्र में वो कंट्रीब्यूट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू, राजस्व। वो न्यूज़पेपर के राजस्व को इंक्रीज करते हैं। यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। करेक्ट है, एवरी लाइफ्स in a perpetual precarious balance। करेक्ट, every lives in a perpetual precarious balance। इसमें से क्या होना चाहिए? ये पूरे न्यूज़पेपर की कहानी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी होगा। 20 का आंसर सी होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 20 सवाल को किया जो कि प्रीवियस एग्जाम से बिलोंग करते हैं, प्रीवियस एग्जाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसमें 2022, 2023, 2021, 19, 18 इतने तक के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। यह हमारा रेनबो पार्ट 2 का हमारा ये दूसरा वीडियो है। बहुत सारी बातें फर्स्ट वीडियो में भी बताई गई है। तो बच्चों आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।